हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो होने है 8th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यानी इतिहास। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 जो है व्यापार से साम्राज्य तक, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जो है मैसूर के बारे में पढ़ लिए थे। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग मराठों से शुरू करेंगे कि मराठे किस प्रकार युद्ध हुआ, कि क्या क्या उसके संबंध थे, इस तरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज से हम लोग शुरू कर देंगे मराठों से लड़ाई। पिछली वीडियो में हम लोग इसके पहले तक ख़त्म कर दिए। दोस्तों, आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पर, आप वहाँ से विजिट कीजिए। आपको पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी बेकाबू और ख़त्म करने की बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है मराठे हार जाते हैं और दिल्ली से जो है देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, जिसे राजमंडल कहते हैं, तो उनके सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध 1803 से 5, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 19, ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सोचिए कितना मराठा शक्तिशाली है, और लास्ट में जो है वो कितना मतलब हार नहीं मानता, और अंत में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको पेंशन देकर जो है भेज देता है, उसको पेंशन के तौर तरीके पर। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोकटोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी जो फिलहाल कर्नाटक में है, तो उनके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया।
1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, कन्फेडरेशन में होता है गठबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया गया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का वेद ग्रहण कर लिया। तो रंजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? तो 1839। ठीक है। और 1843 में सिंध जो है कब्जे में आ जाता है। हमारा अगला हेडिंग है विलय नीति। विलय नीति के बारे में पढ़ते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत जो है हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। दोस्तों, आपको अभी हम 3 मैप दिखा रहे हैं। ये है पहला मैप जो है दोस्तों, ये जो येलो वाला जो ये चिन्ह है, इस पर जो है इतना येलो वाला चिन्ह है, येलो कलर का, इस पर जो है अंग्रेज जो है शासन स्थापित कर लिए थे। ठीक है, यहाँ आपको छोटा सा दिख रहा है मद्रास। उसके बाद ये देखिए चित्र दूसरा दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें जो है आपको अधिक दिखेगा। इधर पूरा है दोस्तों, इधर पूरा है, इधर है, इधर है। उसके बाद ये देखिए तीसरा चित्र दोस्तों, इस पर जो है आपको दिखेगा कि 85% जो भाग है इस पर अंग्रेज ने कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये 1797 का चित्र है, 1840 का चित्र है और ये जो है दोस्तों 1857 का चित्र है भारत का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ लिखा भी है येलो वाला में कि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, और ये जो रेड है ये जो क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। उसके बाद यहाँ भी वही लिखा है, देखिए लिखा है चित्र 11 ABC भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता है। इसके बाद बोला गया है इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शों के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। ये आपका होमवर्क रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हमारा नए शासन की स्थापना। पढ़ते हैं इसको। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि
मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस समय दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। कौन-कौन थे? तो पहला बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों थे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्यवस्था करते थे और फौजदारी अदालतें कभी-कभी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी दोस्तों एक न्यायाधीश है और मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। इसके बाद महाभियोग क्या है? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग-अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमारा कंपनी की फौज, ठीक है। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, ठीक है, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू कर दी तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे, ठीक है। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाइयाँ लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट यानी घोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, पर अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना
खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया का झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर 2 है दोस्तों। अभी हम लोग 3 चैप्टर और पढ़ेंगे, तो उसमें हमको ये जो है पूरा आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे कि पूरे पूरे जो चैप्टर में है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो है स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। यह हमारा इस चैप्टर का निष्कर्ष दोस्तों शॉर्ट में हम लोग पढ़े। ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्यत्र में भी पढ़ते हैं। यह है हमारा अन्यत्र। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, इसका कलर करते हैं चेंज। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंची। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामी में दासों की संख्या 36,374 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए व असंवेदनशील थे। नाइजल वार्डन द्वारा लिखित द चेन्स दैट बाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो अभी आपको कल जो है अवेलेबल हो जाएगी। अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आप वीडियो को पूरी देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अब वीडियो में कमेंट कीजिएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन मैजिक। दोस्तों हमारे इस चैनल का हैंडल है JCERT8। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम लोग JCERT यानी झारखंड बोर्ड और जो है NCERT दोनों का कंप्लीट जो है ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस का क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वीडियो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। एक बार फिर से मैं उदय भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।